Hello viewers, welcome to the lecture series of limits and derivatives. Previously we have studied about indeterminate forms and later we saw some methods to solve limit like rationalization, and later we moved to see to find the limit when the limit is tending to infinity. So, we are going to continue with that and see couple of problems, and later we will see few more methods. So, example, evaluate limit x tends to infinity under root x plus c minus under root x. अब अगर इस प्रॉब्लम को हम ध्यान से देखें तो दिस इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. सो वी हैव स्टडीड दैट व्हेन द x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड एक और चीज़ यहाँ पे ये देखने वाली है कि ये दोनों के दोनों रूट हैं. तो जब रूट होते हैं हमारे पास, वी ट्राई टू रिजॉल्व देम बाय डूइंग रैशनलाइजेशन. सो यहाँ पे हम सबसे पहले रैशनलाइजेशन करेंगे, देन वी विल सी कि हम आगे क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. तो हमने अंडर रूट एक्स प्लस सी प्लस अंडर रूट एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है. सो नाउ वी विल हैव एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स, and this will be x plus c minus x upon under root x plus c plus under root x. So, this will be equal to limit x tends to infinity under root x into c upon under root x plus c plus under root x. So, अब तक जो सबसे पहला हमें देख के आइडिया लग रहा था कि हमें रैशनलाइजेशन करना चाहिए, वो तो हमने कर लिया. तो उसके बाद जो हमने क्या है इस प्रॉब्लम में हमारे पास x टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये हो जाएगी हमारी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म. तो हम डायरेक्टली तो नहीं रख सकते. तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कुछ x है, हम कुछ ऐसा कोशिश करें कि कुछ कॉमन लेके आए और कट जाए और जो कुछ हिस्सा जीरो को चला जाए. तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है अंडर रूट एक्स. तो अगर मैं डिनोमिनेटर से अंडर रूट एक्स बाहर कॉमन लेके आता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा. तो दिस विल बी अंडर रूट एक्स, और यहाँ से मैंने अंडर रूट एक्स कॉमन निकाल लिया. तो दिस विल बी 1 अपॉन सी 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1, और दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड. वी विल हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1. अब इस प्रॉब्लम में हम देखें तो व्हेन x विल टेंड टू इन्फिनिटी दिस टर्म विल गो टू जीरो, और बाकी जितना भी हिस्सा है वो तो कुछ फाइनाइट क्वांटिटी है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली. सो वी कैन राइट c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1. सो दिस विल बी c अपॉन 2. सो दिस प्रॉब्लम कंटेन्ड रैशनलाइजेशन एज वेल एज फाइंडिंग अ लिमिट एट इन्फिनिटी. दोनों का मिला जुला एक प्रॉब्लम था. तो अब हम मेनली कोशिश ये करेंगे कि जितने भी हो सके हम मिले जुले प्रॉब्लम देखें, जिससे आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ लगाने की थोड़ी आदत पड़े और आपको आइडिया लगे. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस साइन एक्स 7 साइन एक्स माइनस 2x प्लस 13, एंड वी हैव टू फाइंड दिस लिमिट यूजिंग सैंडविच थ्योरम. सो आई होप यू रिमेंबर सैंडविच थ्योरम क्या है. सैंडविच थ्योरम में हम क्या करते थे, अपने फंक्शन के लिए जो ये फंक्शन है हमारे पास पूरा, उसके लिए कुछ बाउंड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे और फिर हम लिमिट को टेंड कराते थे. तो इस सेम तरीके से हम यहाँ पे अपने फंक्शन के बाउंड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. एंड वी नो दैट साइन एक्स माइनस 1 से 1 में लाई करता है, ये तो सबको पता है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम मेन क्या चाहते हैं, इस फंक्शन को बाइंड करना चाहते हैं, है ना. तो इस फंक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग. सो लेट अस मल्टीप्लाई 7 बोथ साइड. सो दिस विल बी 7. ओके, नाउ व्हाट डू वी हैव, वी हैव x हियर. सो वी विल ऐड x बोथ साइड, sin x. okay, so now what we are left with, we are left with minus 2x plus 13.
तो यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, -2x प्लस 13 जो ये क्वांटिटी है, इससे हमारे पूरी जो इनइक्वालिटी है ये वाली, इसको डिवाइड करना होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, सो जैसे जैसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, -2x प्लस 13 ये जो क्वांटिटी होगी, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 0। सो जब हम इनइक्वालिटी में एक नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाती है, ग्रेटर है तो लेस हो जाती है। सो दिस इनइक्वालिटी will become x minus 7 upon minus 2x plus 13 greater than x plus minus 2x plus 13 and x plus 7 minus 2x plus 13. So now जो हमारा फंक्शन था fx, उसके लिए हमारे पास बाउंड्स आ चुके हैं। ये जो हमारा fx है पूरा का पूरा, इसके लिए हमारे पास बाउंड्स आ चुके हैं। एक ये है hx और एक ये है gx। एंड विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम, जब मैं x को इन्फिनिटी टेंड कराता हूं, अगर fx और gx सेम पॉइंट को कन्वर्ज कर जाते हैं, मतलब सेम वैल्यू देते हैं, सेम लिमिट देते हैं, तो जो हमारा मिडिल फंक्शन है fx, उसकी भी लिमिट क्या आएगी, वही आएगी जो fx और gx की आ रही थी। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है अब कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी करें, x माइनस 7 माइनस 2x प्लस 13 निकालना होगा। तो ये तो बहुत सिंपल लिमिट है, तो इसको तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है x की, हाईएस्ट पावर x जो होता है उसको बाहर लेके आएंगे। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो x टू दी पावर 1 कॉमन लेंगे हम यहाँ से। सो दिस विल बी x 1 माइनस 7 अपॉन x, और यहाँ पे भी x बाहर लिया है, तो -2 प्लस 13 अपॉन x. So the x got cancelled. So this whole thing will be equal to 1 upon -2. In the same way, you can find the limit for this as well. So how you will find the limit? Limit x tends to infinity, x plus 7 upon -2x plus 13. यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो दिस विल बी 1 प्लस 7 अपॉन x minus 2 plus 13 upon x. So x will get cancelled and overall यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, -1/2. So hx, ये जो हमारा hx था इसकी लिमिट और gx था इसकी लिमिट, एट इन्फिनिटी क्या दे रही है, -1/2. So with the help of sandwich theorem we can say that by sandwich theorem we have limit x tends to infinity fx, it will be -1/2. So ये जो हमारा प्रॉब्लम था, ये एक प्रॉब्लम था जिसमें हमने सैंडविच थ्योरम और x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाली जो लिमिट थी उन दोनों को साथ में यूज़ किया और सॉल्व किया। सो एक और प्रॉब्लम हम करने वाले हैं जिसके अंदर हम इन्फिनिटी वाली लिमिट भी सॉल्व करेंगे और सैंडविच थ्योरम भी लगाएंगे, और इस बार सैंडविच थ्योरम कुछ अलग तरीके से लगाने वाले हैं, मतलब अलग तरीके से थोड़े बाउंड लगाएंगे, निकालेंगे। सो इन प्रॉब्लम से आपको थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया आएगा कि किस तरीके से हम हमारे फंक्शन का, गिवन फंक्शन का बाउंड्स निकाल सकते हैं और सैंडविच थ्योरम की मदद से उसकी लिमिट निकाल सकते हैं। तो सेम तरीका हमेशा वर्क करे ज़रूरी नहीं है। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम दिस थिंग इक्वल टू Pn। मैं Pn के बराबर मान लेता हूँ ये, ओके। सो Pn क्या है हमारा, 1/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस एन स्क्वायर। सो ये मैंने मान लिया है यहाँ पे। तो अगर ये जितने भी 2 और n ये सब चीज़ें हैं, अगर इसको मैं 1 से रिप्लेस कर दूँ, अगर मैं 1 से यहाँ पे सबको रिप्लेस कर दूँ, ऑब्वियसली माई Pn इज गोइंग टू बी स्मॉलर, क्योंकि 1/2 है ये, ठीक है। अगर मैं Pn इक्वल टू 1/2 है और अगर मैं 1/2 की जगह 1/1 ले लेता हूँ, तो ऑब्वियसली दिस थिंग इज लेसर। तो सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे जो यहाँ पे n है, यहाँ पे सेम यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस एन स्क्वायर होगा। इन सब जगह से 3 को रिप्लेस करके अगर 1 रख देता हूँ, तो इन सब का सम विल बी ग्रेटर देन Pn, जो हमारा Pn हमने एज्यूम किया है। सो एक ही थोड़ा क्लेवर वे है कि एक बाउंड फाइंड आउट करने का। सो
I can write Pn is less than 1 upon 1 plus n square, 2 upon 1 plus n square, यहाँ पे 2 आएगा ये, प्लस डॉट 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 n upon 1 plus n square. Obviously this is going to be true. Try to think, थोड़ा इसको गौर से देखो. This is true. क्यों ट्रू हो रहा है? यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. तो यहाँ पे मैं 1 upon n square कॉमन निकाल सकता हूँ. दिस विल बी 1 plus 2 plus डॉट 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 n. सो ये क्या आ गया? एक सम आ गया, फाइनाइट सम आ गया. और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू. तो आपके पास Pn का एक बाउंड पता चल गया. अब हमें क्या करना है? हमें अब लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है. हमने अभी तक अपर बाउंड फाइंड आउट किया, अब हम लोअर बाउंड फाइंड आउट करेंगे. तो फॉर लोअर बाउंड, अगर ये जितने भी हैं यहाँ पे 1, वो ये यहाँ पे 1 2 3 है, तो इसको मैं कुछ बड़ी क्वांटिटी से रिप्लेस कर दूं. पहले मैंने क्या किया? एक छोटी क्वांटिटी से रिप्लेस किया, सो दैट मेरा Pn क्या होता है? उनसे छोटा हो जाए. और अब बड़ी क्वांटिटी से रिप्लेस करूंगा तो डिनोमिनेटर में जाती वो बड़ी हो जाएगी, सो छोटी हो जाएगी, तो Pn विल बी लार्जर. सो 1 अपॉन n प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n प्लस एन स्क्वायर, n अपॉन n प्लस एन स्क्वायर. सो इस तरीके से हमने यहाँ पे बाउंड फाइंड आउट कर लिए हैं. सो दिस विल बी 1 प्लस 2 प्लस फाइनाइट सम, and this will be n into n plus 1 by 2 into n into n square. So now what do we have? Now we have Pn is less than n into n plus 1 by 2 into 1 plus n square, or n into n plus 1 2 into n square. अब ये बाउंड्स निकल चुके हैं, और जब हमारे पास बाउंड आ गए हैं तो यू हैव टू सिंपली अप्लाई द लिमिट्स, पुट n टेंड्स टू इंफिनिटी. और इस तरह की लिमिट्स को कैसे सॉल्व करना है ये तो बहुत इजी है, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है इसको सॉल्व करना. सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ, ट्राई टू फाइंड आउट हाउ दिस लिमिट विल टर्न आउट. द आंसर विल बी 1/2. ओके, let us see couple more example involving greatest integer function. काफ़ी समय बाद वापस हम greatest integer function पे आ रहे हैं. if denotes greatest integer function, then evaluate limit n tends to infinity 1 upon n cube 1 into x plus 2 square into x plus n square into x. So how we will evaluate this? So एक काम करते हैं, जो जितना भी ये सम दिया हुआ है इसको कुछ एक सिंप्लीफाइड वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. सो इस सम को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, r इक्वल टू 1 से n r स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर इंटू एक्स, 2 स्क्वायर इंटू एक्स, ये पूरा सम की फॉर्म में लिखा हुआ आएगा ये पूरा का पूरा. एंड वन मोर थिंग, आपने फंक्शंस पढ़े हुए हैं, तो ये जो चीज़ होती है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज सेम एज, ये एक रिलेशन होता है इनके बीच में, x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये क्या है? अपना फ्रैक्शनल पार्ट. तो मैं अगर एग्जांपल से आपको कुछ बताना चाहूँ तो जैसे 2.3 है मेरा कोई भी नंबर, तो 2.3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2.3 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.3, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ. और ये 2 किसकी मदद से लिखा हमने? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये 0.3 आया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट की मदद से. फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट का बाउंड है. ओके, ये हमेशा 0 को कंटेन करेगा, 1 से हमेशा छोटा होगा. सो अब इस टेक्निक को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी लिमिट को निकाल सके. तो ये जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये जो हमारी इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख दूँ, x माइनस
फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू दिस, करेक्ट है ये। सो सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन, तो समेशन r इक्वल टू 1 इंटू n, दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r स्क्वायर x, ठीक है। और मेरा पूरा का पूरा क्या था, 1/n³ डिवाइड में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब सोचो क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट की मदद से ब्रेक करते हैं चीज़ों को। सो n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n³ समेशन r स्क्वायर इंटू x लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n³ समेशन r इक्वल टू 1 से n r स्क्वायर इंटू x। मेन रीज़न क्या था यहाँ पे ब्रेक करने का? ब्रेक करने का मेन रीज़न था कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये हमारा जो है सिंपल है, इसको हम इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। हमारी दिक्कत वाली टर्म कौन सी है? ये वाली, इसमें हम डायरेक्टली लिमिट नहीं रख पाएंगे, तो इसको अलग से कर लेंगे और जो इजी है उसको पहले कर लेते हैं, जो दिक्कत दे रहा है उसको कुछ सोचेंगे कुछ करने के बारे में। तो पहले इस सिंपल वाले को करते हैं। सो n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n³, इस चीज़ को मैं अगर खोलूँ वापस से तो ये क्या आएगा, x तो भारी आ जाएगा, x का कोई योगदान नहीं है इस सम के अंदर, तो ये इसके इक्वल है, ठीक है। मैं पहले इसको इवैल्यूएट कर रहा हूँ, इसको हम बाद में करेंगे, इसको एक तरफ रख देते हैं, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे। तो पहले इसको करते हैं। तो r स्क्वायर है n टर्म्स का, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n प्लस 1 n प्लस 1 बाई 6। ये एक सम का फॉर्मूला है। फॉर्मूलाज बहुत सारे लगने वाले हैं आगे, अगर आप चलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक के तो बहुत सारे फॉर्मूलाज लगेंगे, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होंगे तो फॉर्मूलाज सारे के सारे आपकी टिप्स पे होने चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n³ इंटू x इंटू n टू n प्लस 1 बाय 6। अब आप इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए इक्विप्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे n³ है, ऊपर से आप हर एक में से एक n कॉमन निकाल लेंगे, तो n³ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/n, यहाँ पे 1/n, तो 1/n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n विल गो टू 0। सो ये लिमिट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कर लीजिएगा। हम चलते हैं अगले हिस्से पे, प्रॉब्लमेटिक टर्म। हमारा प्रॉब्लमेटिक टर्म कौन सा था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n³ समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर x। ये है हमारा प्रॉब्लमेटिक टर्म। तो इसको कैसे करें? तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि एक बात बताई थी कि जो अंदर वाला जो टर्म होता है ये अपना, ये हमारा लाई करता है r स्क्वायर x और 1 के बीच में। ये इसका बाउंड होता है कि जो वैल्यू आएगी ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। सो ट्राई टू यूज दिस थिंग टू फाइंड आउट द लिमिट। अगर मैं दोनों तरफ n³ डिवाइड कर दूं, क्या आएगा, अपॉन n³, 1/n³, ठीक है। तो अगर मतलब आप इसको खोल सकते हैं, मैं एक बार रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, खुद करने की कोशिश करना कि r को कोई पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे इसको पूरा खोलेंगे आप तो हर एक के लिए पूरा का पूरा n³ डिवीजन में आएगा। तो जब यहाँ पे आप लिमिट लगाएंगे, कि यहाँ पे अगर आप लिमिट लगाते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पे भी लगाएंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड के जो बाउंड है और राइट साइड का जो बाउंड है, दोनों को दोनों 0 को कन्वर्ज करेंगे, तो आपका जो मिडल में फंक्शन है वो भी कहाँ जाएगा, 0 को जाएगा। तो सेम वे मैंने एक सिंप्लीफाइड वर्जन आपको देने की कोशिश की है। इसको आप सम के साथ कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इस सम को सिंपली जो अपना नॉर्मली खोल के लिख लेना
और 1 अप, फिर ये जो बाउंड है आप फिर अप्लाई कर लेना या फिर इंडिविजुअली सॉल्व कर लेना। तो ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ। सो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, x/6 आएगा पूरे का। ये वाला आपको 0 दे देगा, ये वाली लिमिट, और इसका आंसर x/6 आएगा। यहाँ से एक्सरसाइज है, डू इट योर सेल्फ। ठीक है, वी विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर p साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1, और p अपना 0 से 1 में लाई करता है। n टेंड्स टू इंफिनिटी है हमारे पास, तो इसको कैसे करेंगे? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये क्या है, n है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या n+1 है। तो मतलब अपने पास एक इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसको कैसे किया जाए तो देखते हैं। तो अपन एक n कॉमन निकाल लेते हैं सबसे पहले। अगर मैं एक n कॉमन निकाल लूँ तो ये n टू द पावर p अपॉन n साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर p माइनस 1 साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन n। और अपना p कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से 1 के अंदर। ठीक है, तो p आपका 0 से 1 में लाई करेगा, तो 1 p माइनस 1 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो -1 से 0 में लाई करेगा। ठीक है, और जब n इन्फिनिटी को जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको नीचे लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, 1 माइनस p साइन स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, अब देखो, इसको अब देखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे p 0 से 1 में लाई कर रहा है, तो 1 माइनस p भी आपका किस में लाई करेगा, p 0 से 1 में लाई कर रहा है, तो 1 इसको नेगेटिव, पहले इसको नेगेटिव करेंगे, 0 माइनस p माइनस 1, और यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। 1 माइनस p आपका किस में लाई कर रहा है, 0 से 1 में लाई करेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे इनइक्वालिटी स्विच होनी चाहिए थी। अब ठीक है, तो 1 से 0 में लाई करेगा 1 माइनस p, और n क्या है अपना, इन्फिनिटी को जा रहा है, तो मतलब एक ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई कुछ। ठीक है, तो सपोज मैं 1 माइनस p को सपोज कुछ लिख देते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन n कहाँ जाएगा, 0 को जाएगा। सो देयरफॉर दिस टर्म will go to 0, this term will also go to 0। ठीक है, और ये टर्म देखो आप, ये इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल, माना अंदर इंफिनिटी हो रहा है, बट साइन के बारे में हम क्या जानते हैं, साइन हमेशा -1 और 1 के बीच में वैल्यू लेता है। आप उसके अंदर कुछ भी वैल्यू डालो, साइन हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। So this is always finite irrespective of n. So this is 0, this is 0. So this whole term will be 0. So this was a nice problem. इसमें नई चीज़ क्या थी, ये वाली चीज़ नई थी, जो हमने साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल को फाइनाइट करके बाकी चीज़ों को 0 भेज दिया, और फाइनल रिजल्ट अपना क्या आ गया, 0 आ गया। अगर ये कुछ फाइनाइट क्वांटिटी 0 के अलावा आ रही होती तब हमें दिक्कत आती। अभी तो क्या हुआ, 0 इंटू सम फाइनाइट हो गया, तो इसलिए ये हमारा पूरा का पूरा 0 आ गया। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। In the upcoming lecture we are going to see how to solve limits using expansion. Thank you.